वेलकम स्टूडेंट्स इन मॉडर्न इंडिया क्लास। हम लोग आज के क्लास में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित इतिहास का एक अलग विषय जो साइमन कमीशन से ही जुड़ा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा विषय होगा नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट दोनों एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित इसलिए है क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा जो या ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कमेटी बनी थी उसको हम लोग साइमन कमीशन और उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को साइमन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और उसी उद्देश्य के तहत यानी भारतीय शासन व्यवस्था की जांच का रिपोर्ट देने के लिए भारतीय नेताओं के द्वारा एक कमेटी बनी थी पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि भारतीय शासन व्यवस्था की जांच कर उसके संबंध में रिपोर्ट देना कि आखिर भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। तो इसी से संबंधित दोनों रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। आज दूसरा रिपोर्ट जो है जो भारतीयों के द्वारा सपुर्द किया गया या सौंपा गया वो था नेहरू रिपोर्ट। तो इस पर हम आज के क्लास में अध्ययन करेंगे। देखिए, दो घटनाएं नेहरू रिपोर्ट के लिए अगर देखा जाए, नेहरू रिपोर्ट के लिए नेहरू रिपोर्ट हेतु दो कारक उत्तरदायी थे। कितना? दो कारण उत्तरदायी। पहला जो कारण था वो था भारत सचिव बर्किनहेड की चुनौती। ठीक है। और दूसरा जो कारण उत्तरदायी था वो था कि साइमन कमीशन में किसी भारतीय को शामिल ना किया जाए। किसी भारतीय को शामिल ना किया। ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों पर हम लोग को ध्यान देना है कि आखिर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय शासन व्यवस्था की जांच के लिए आयोग क्यों गठित किया गया और इसके द्वारा रिपोर्ट क्यों दिया गया। जैसा कि अभी भी हमने बोर्ड पे लिखा आपको कि उसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो सिर्फ दो है। पहला कारक है कि भारत सचिव बर्किनहेड की चुनौती। भारत सचिव कौन होता था, क्या पद था, यह पूर्व से परिचित है, इसलिए उसके बारे में वर्णन करना सही नहीं होगा। इसने क्या चुनौती दी? तो 1926 ईस्वी में ही इसने एक बात कही थी कि भारतीयों के पास या भारत में ये योग्यता नहीं है कि वो एक ऐसा संविधान बनाए या कानून का ऐसा प्रारूप तैयार करें जो सभी को स्वीकार हो। यानी भारत में जितने वर्ग लोग रह रहे हैं सभी उसको स्वीकार करें। ये भारत में योग्यता ही नहीं है।
और जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई भारत में, तो उसके बाद भी 24 नवंबर 1927 को फिर अपनी बात को दोहराया उसने। एक तो 1926 में कह दिया था, लेकिन साइमन कमीशन के नियुक्ति की घोषणा के बाद 24 नवंबर साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? नहीं, 8 नवंबर 1927 को। तो ये 24 नवंबर 1927 को पुनः जो है चैलेंज करता है कि भारतीयों के पास ये योग्यता नहीं है कि वो एक ऐसा संविधान बनावे जो सभी को स्वीकार हो। और इसके पीछे उसका तर्क क्या था कि इतना ज़्यादा विविधता यहाँ है, लोगों के बीच शासन व्यवस्था के संबंध में कोई एक राय नहीं है। अगर कोई एक तथ्य स्थापित किया जाएगा तो उसका विरोध दूसरे लोग करने लगेंगे। इस कारण से भारतीयों के पास योग्यता ही नहीं है या परिस्थितियां ही नहीं है जिसमें वो एक ऐसा संविधान बनाए जिस संविधान को सभी लोग स्वीकार कर सकें। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था भारतीय नेताओं के सामने, जो 26 से ही चला रहा था और 24 नवंबर 1927 को बर्केनहेड के द्वारा पुनः दोहरा दिया। दूसरा कारण जो था वो ये कि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की घोषणा की गई, यानी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, तो ये 7 सदस्यीय था। 7 सदस्य की नियुक्ति साइमन की अध्यक्षता में क्यों की गई थी साहब? तो भारतीय शासन व्यवस्था की जांच के लिए 1919 में जो प्रावधान किया गया था, ये 1919 के अधिनियम के तहत जो भारत शासित हो रहा था, तो 1919 का अधिनियम कितना सफल हुआ, क्या गलतियां थी, अगर गलतियां हैं तो इसको कैसे दूर किया जाए, इन सभी विषयों की जांच के लिए यह आयोग बना था। विषय था भारत। दुर्भाग्य की बात है कि इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जबकि उस समय ब्रिटिश लॉर्ड सभा में यानी उच्च सदन में 2 भारतीय सदस्य यानी मिस्टर सफलातपाल और लॉर्ड सिन्हा मौजूद थे। अंग्रेज ये नहीं कह सकते थे कि भाई आपका ये एक स्टैच्यूअरी कमीशन है, एक विधायी आयोग है, आपके यहाँ शासन में कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम किसको नियुक्त कर दें, बाहर के आदमी को नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड सभा जो वहाँ का एक संवैधानिक संस्था थी, उसमें से सदस्य चुने जा रहे थे, तो मिस्टर सफलातपाल और लॉर्ड सिन्हा दोनों उपस्थित थे। उसमें से किसी को या दोनों को इस आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से साइमन कमीशन में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया जाना भी बर्केनहेड के चुनौती के ही समान था। हालांकि इसमें ऐसी बात नहीं कही गई, लेकिन क्यों नहीं शामिल किया गया, उसका वजह तो यही था चूंकि बर्केनहेड इस तरह की चुनौती दे चुका था। तो ये दोनों कार्य अंग्रेजों के ऐसे थे जो भारतीयों के समक्ष एक चुनौती बनकर के उभरे, और इसका अगर जवाब नहीं दिया जाता राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, तो इसका अर्थ ये होता कि जो अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत के लोग संविधान बनाने के योग्य नहीं है, वो सही। तो इसलिए अनिवार्य हो गया कि एक आयोग बनाया जाए। ठीक है, तो उपर्युक्त परिवेश में, यानी ये जो कारण उपस्थित थे, उपर्युक्त परिवेश में कांग्रेस की निम्न बैठकें, साइमन कमीशन का बैठक कांग्रेस नहीं, साइमन कमीशन तो अंग्रेज का था। कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस जो पार्टी थी, तो इस चुनौती को जो ऊपर भी बताया उसके हल करने के लिए बैठक हुई। और सबसे पहली बैठक हुई 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 कहाँ हुई? तो दिल्ली में। यहाँ पर कांग्रेस के जगह पर आप सबसे अच्छा लिख लीजिए, हालांकि मुख्य कांग्रेसी थी, लेकिन सभी दलों को इसे बुलाया गया था। इसको सर्वदलीय कहना ज़्यादा उपयुक्त हो। उसके बाद फिर
10 मई 1928 ईस्वी, 10 मई 1928 को मुंबई में हुई। अब मुंबई कहते हैं, उस समय इसका नामकरण बम्बई था, इसको खास बात नहीं है। और ये जो बैठक हुई वो डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता, एम ए अंसारी की अध्यक्षता। ठीक है, ऐसा चुनौती जो दिया गया अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को, तो भारतीयों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन नहीं चल रहा है, एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। और चुनौती था कि जितने भी दल है यानी वर्ग है, लोग हैं, वो सहमत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इस संबंध में 2 बैठकें हुई। एक 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में हुआ। ये कांग्रेस का नहीं था बल्कि सर्वदलीय बैठक था। क्या था? ऊपर इसमें सर्वदलीय बैठक हुई। ठीक है ना, सर्वदलीय बैठक, सेंटेंस गलत। सर्वदलीय बैठक हुई, 2 बैठक हुई। एक बैठक 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में, कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसमें 28 फरवरी 1928 को जो दिल्ली में बैठक हुई, इसमें 29 संगठनों ने भाग लिया। कितना? 29 संगठनों ने। दिल्ली में जो इसमें हाँ, दिल्ली में जो बैठक हुई इसमें, हाँ, एरो हमने दे दिया है। ठीक है, 29 संगठनों ने भाग लिया, लेकिन एक आम सहमति नहीं बन पाई। अर्थात जो ब्रिटिशों का चैलेंज था वो शुरुआत में ही झलकने लगा। तब जाकर करके 10 मई 1928 को मुंबई में पूरा सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था। एम ए अंसारी कौन थे? तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, डॉक्टर थे। दिल्ली में इनका जो है वो हॉस्पिटल था जहां स्वतंत्रता सेनानियों का इलाज किया जाता था। चीन भी ये गए थे इलाज करने के लिए वहाँ के लोगों का, और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया करते थे। तो इस समय काफ़ी पॉपुलर थे। तो उन्हीं को ये 1927 के कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे ये। तो ऐसी परिस्थिति में इनके अध्यक्षता में जो हुआ 10 मई 1928 को, तो इसी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अध्यक्ष थे। अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति बनी। ठीक है, अब इसमें नाम जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कौन किससे संबंधित थे ये पता चल सके। तो उसमें अली इमाम, और शोएब कुरैशी। कौन? शोएब कुरैशी। ये दोनों मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा अगला जो आदमी थे वो M.S. अने और M.R. जयकर। M.S. अने और M.R. जयकर। M.R. जयकर, ये दोनों हिंदू महासभा से संबंधित। ठीक है,
उसके बाद आगे जो थे वो मंगल सिंह, मंगल सिंह, ये सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद आगे थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल दल से संबंधित। उसके बाद था एनएम जोशी, एनएम जोशी, ये मजदूर दल से संबंधित, यानी एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जीपी प्रधान, जीपी प्रधान एक प्रकार से गैर ब्राह्मण थे, यानी हरिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अंत में थे सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी का। तो ये लिखने का उद्देश्य क्या है, ये बताने का उद्देश्य क्या है? आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के बारे में जब भी पढ़ा जाता है तो सब कुछ पढ़ा जाता है, सदस्यों के बारे में एक सरसरी निगाह डाल के छोड़ दिया जाता है। इसमें ऐसी संभावना बनती है अगर क्वेश्चंस को टफ करना होगा उसे, तो जो 9 सदस्य थे वो किस दल से संबंधित थे, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एम.ए. अंसारी ने की अध्यक्षता में जो बैठक हुई सर्वदलीय समिति की बंबई में, तो बड़े सोच विचार करके मोतीलाल नेहरू का नाम चुना गया। मोतीलाल नेहरू का नाम चुने जाने के पीछे कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस समय कांग्रेस के अंदर या भारत में वामपंथ का उदय हो चुका है, और ये वामपंथ वो नहीं जो सीपीआई के रूप में 1924 में स्थापित हुआ, बल्कि ये वामपंथ कांग्रेस के अंदर ही उदित हो रहा था। और इसके प्रतिनिधित्व कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये दोनों बहुत ही उभरते हुए सितारे थे। गांधी जी का पूर्ण समर्थन इन्हें प्राप्त था। और अभी अभी 1927 में, यानी जिस वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं उसके ठीक 1 वर्ष पहले ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साम्यवाद से संबंधित हो रहा था। उसमें भाग लेकर के जवाहरलाल नेहरू भाग लेने गए थे, वहाँ से फिर रूस पहुँच गए और रूस से लौट करके भारत आए। तो एक युवा थे और प्लस उन पर साम्यवाद का एक अच्छा छाप पड़ चुका था। तो आपको याद होगा कि 1927 में जब मद्रास में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था, तो उस समय इन दोनों के द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि अब कांग्रेस का उद्देश्य अधिराजत्व नहीं होगा, डोमेनियन स्टेटस नहीं होगा, बल्कि पूर्ण स्वराज होगा, यानी पूर्ण स्वतंत्रता होगा, टोटल इंडिपेंडेंट। इसको बहुत समझा बुझा करके गांधी जी ने कहा कि ठीक है, 2 साल बाद ये प्रस्ताव पारित हो, जिसको बाद में चल के घटा करके 1 साल कर दिया। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप ये महसूस कीजिए कि इस समय कांग्रेस पर युवाओं, और युवाओं में भी वो वर्ग जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, उसका जोर था, उसका प्रभाव। तो ऐसी परिस्थिति में ये संभावना थी कि ये लोग
सर्वदलीय सम्मेलन में बहुत बड़ा अड़ंगा बन सकते हैं। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया ताकि इस तरह का विरोध जो है वो नहीं हो पाए और एक सर्वदलीय सम्मेलन के माध्यम से एक आयोग नियुक्त हो जो भारतीय संविधान पर विचार करे। तो इस कारण से सबसे उपयुक्त नाम कौन था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। अब देखिए जो सदस्य थे इनके अतिरिक्त थे ये 9 सदस्य, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू के अगर कर लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आप गौर से देखिए कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व नहीं, ठीक है, इसलिए कि ये मुस्लिम लीग के नहीं थे, ये कांग्रेस के थे। तो इसलिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अली इमाम और शुएब कुरैशी ने किया। इसके बाद MS आने और MR जयकर हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद मंगल सिंह सिख समुदाय से। लिबरल पार्टी भी काफ़ी पॉपुलर थी उस समय, कुछ वर्गों में उसका अच्छा वर्चस्व था जो मध्यम मार्ग पर चलती थी। उसके तेज बहादुर सप्रू नेता थे। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय सबसे पहले इन्होंने ही लिया था, ये इस दल ने लिया था। NM जोशी ये वामपंथ थे, तो मजदूरों का आपको पता होगा आईटक के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए ये व्यक्ति थे, तो एक प्रकार से मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। GP प्रधान गैर ब्राह्मण थे। यहाँ पर गैर ब्राह्मण लिखने का अर्थ ये है कि निम्न जाति से संबंधित थे, यानी निम्न जातियों का भी प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस, यानी एक युवा नेतृत्व भर करके कांग्रेस से 28 में ही आना शुरू हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए आगे जो बातें पढ़नी है आपको, ये सब तो हुआ कि गठित हो गया। अब इसने अपनी रिपोर्ट जो है कि नेहरू रिपोर्ट बाईस दिसंबर 1928 ईस्वी को दिसंबर 1928 को प्रस्तुत किया गया। और इसमें जो अनुशंसा की गई वो देखने लायक है। पहला, कि अधिराजत्व यानी डोमिनियन स्टेटस स्वीकारा। दूसरा इसका अनुशंसा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, और उसके बाद था सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को उसके बाद था नागरिक अधिकार की घोषणा, नागरिक अधिकार की घोषणा,
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध, प्रतिनिधित्व का विरोध, और लास्ट में था कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो नेहरू आयोग ने जो नेहरू रिपोर्ट सौंपी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो कहा कि भारतीय शासन व्यवस्था कैसा हो, तो उसके बारे में इसका विचार था कि उसकी माने ब्रिटिश सत्ता का इसने विरोध नहीं किया। कहने का मतलब ये कहा कि ब्रिटिश सत्ता भी रहेगी और उसके अधीन हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। यानी जो वादा ब्रिटिश शासन ने 1917 में किया था और 1919 के अधिनियम में उसकी पूर्ति नहीं की गई थी, उसकी मांग नेहरू रिपोर्ट में की। गौर से समझिए। दूसरा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। देखिए, कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समर्थक थे, लेकिन जब देश आजाद हो गया था तो यही कांग्रेस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की विरोधी हो गई। और फिर आंदोलन के दौरान एक कांग्रेसी नेता पुट्टू श्रीरामल्लू का निधन हो गया, तब जाकर करके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो परिवेश अलग अलग। स्वतंत्रता के समय देश की एकता और अखंडता को अंग्रेजों के विरुद्ध बनाए रखने के लिए भाषा के आधार पर पुनर्गठन अनिवार्य था, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो नेताओं को लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो विखंडन शक्तियां उत्पन्न होंगी और देश टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो हालात बदलने के कारण कांग्रेस के इस विचारधारा में भी समयानुसार परिवर्तन हम देखते हैं। इसको इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। उसके बाद ये चीजें थी कि जो शक्तियां हैं, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में जो शासन व्यवस्था विकसित होगा वो संघात्मक होगा, वो एकात्मक नहीं होगा। राज्यों का अस्तित्व होना अनिवार्य है। तो ऐसी परिस्थिति में नेहरू का ये विचार था, ये इस आयोग का ये विचार था कि ठीक है, संघीय ढांचा होगा लेकिन संघ शक्तिशाली होगा, अर्थात विषयों का जो विभाजन होगा शासन का, उसमें अधिक विषय संघ को मिलेगा। तो अधिक विषय का मतलब क्या है कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी, रेसिड्यूअरी लिस्ट था, वो सेंटर को मिलेगा और स्टेट या यूनिट सिर्फ राज्य से संबंधित जो विषय होंगे उसी पर शासन करेगा। आगे चल के देखें कि झगड़ा कैसे आगे बढ़ता है। और उसके बाद के फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पहली बार घोषणा किया जा रहा है कि नागरिकों को जो है फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि फंडामेंटल राइट्स कौन दमन कर रहा था, तो ब्रिटिश शासन दमन कर रहा था। तो फंडामेंटल राइट्स कहीं भी हो, शासक ही दमन करता है। तो उस समय भी दमन का आधार ब्रिटिश थे, आज भी दमन का आधार राज ही है, चाहे स्वतंत्र ही क्यों नहीं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स अधिकांशतः राज के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध बहुत कम है। ये हम लोग एक बार पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताया था। अब देखिए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध, यानी जो कांग्रेस 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग से समझौता करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर चुकी थी, वो कांग्रेस 1928 में आके इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही, कभी आपने सोचा? तो सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व का विरोध वो इसलिए कर रही थी कि इस समय तक आते आते भीमराव अंबेडकर के रूप में एक नए नेता का उदय हो चुका था और उनकी पूरी राजनीति जो थी इस बात की थी
कि हम जो अनुसूचित जाति समुदाय का लोग है उसको हिंदू समाज से अलग करके इसके लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग करें। ये कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार नहीं था कि हरिजन को गैर हिंदू माना जाए और उसके लिए उसका अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात से इनकार किया जा रहा है वो भविष्य में आने वाले संकट से निजात का उपाय था। और आप देखिएगा कि 31 में आते आते 31-32 में जो है ये बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था और गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ कॉमनवेल्थ अवार्ड के आधार पर, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो 1932 में तो तब जाके ये मसले का हल हुआ। तो यहाँ पर जो उद्देश्य था, लक्ष्य मुसलमान नहीं था, लक्ष्य जो था वो अंबेडकर के द्वारा उदित आंदोलन से जो हिंदू समाज का बंटवारा होने की आशंका थी उसको रोकना था। और अंत में कि व्यस्त मताधिकार की बात थी। 1919 के अधिनियम में मात्र 3% लोगों को ही मताधिकार मिला था। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि नहीं, जो भी अडल्ट है वो सभी को सर्वात्रिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया जाए। इसमें किसी प्रकार का भेद धन के आधार पे, टैक्स के आधार पे, सामाजिक रुतबा के आधार पे, शिक्षा के आधार पे जो मताधिकार दिया जा रहा है ये गलत है। व्यक्ति कोई भी हो एक निश्चित आयु को पूरा कर ले तो उन सभी को मताधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए ये तो नेहरू रिपोर्ट आ गया, आपको कब आया? 22 दिसंबर 1928। तो क्या रिपोर्ट आ गया तो बर्केनहेड ने जो चुनौती दी थी वो सही था कि गलत था? रिपोर्ट तो आ गई, तो बर्केनहेड ने जो चुनौती दिया था वो गलत होता उस वक्त कि जब, चूंकि सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया जाना था, कि जब सभी लोग इसको स्वीकार कर लेते, कोई विरोधी नहीं रहा, तब हुआ भाई कि बर्केनहेड का चुनौती गलत था। लेकिन हम इतिहास के झरोकों में जब झांकते हैं तो पाते हैं कि जैसे ही नेहरू रिपोर्ट लागू हुआ वैसे ही बहुत सारे विरोधी खड़े हुए, बहुत सारे विरोधी। अब देखिए विरोधी कौन कौन खड़े हुए, तो 3 तो स्पष्ट रूप से है कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध। तो विरोध किसी अंग्रेज ने नहीं किया, भारतीयों के द्वारा ही हुआ। उसमें सबसे पहला विरोध हिंदू महासभा ने किया। किसने किया? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। हाँ, दूसरा जो था वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने। और तीसरा विरोध कौन हो सकता है बोलिए तो? मुस्लिम लीग ने। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो विरोध किया गया तो विरोध करने वाले एक विचारधारा के नहीं थे। अगर एक विचारधारा के होते तो हम कह सकते थे कि सबका विरोध का आधार एक होगा, लेकिन तीनों ग्रुप 3 विचारधारा के। इसका मतलब कि नेहरू रिपोर्ट से सबको अलग अलग शिकायतें थी। तो हम देखते हैं कि इसको क्या शिकायतें थी। उसमें सबसे पहले लेते हैं हिंदू महासभा को। हिंदू महासभा को सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि इसमें मुस्लिम लीग को तुष्ट करने की कोशिश की। वो बाज़ाब्ते तौर पे ये चाहता था कि एक ऐसा संविधान बने जो पूरी तरीके से हिंदुत्व पर आधारित हो, किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों का कोई ध्यान न रखा जाए। और इसको ऐसा रिपोर्ट बनाया गया है
कि उसमें दूसरे वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसके कारण से तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। तो हिंदू महासभा तुष्टीकरण के नीति के खिलाफ। अब आ जाइए जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि अभी अभी हमने कहा आपको कि 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था, तो उसमें इन दोनों के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार तो नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि अंग्रेजों को 2 वर्ष का समय दिया जाए। यदि वो नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोग उसके बाद पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन चलाएंगे। इनकी शिकायत ये थी कि ठीक है, कांग्रेस अपने अगले अधिवेशन में इसको लाएगी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने जो पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यह गलत है। उसने अधिराजत्व के शब्द का प्रयोग किया है, डोमिनियन स्टेटस। तो जब मांग ही आप डोमिनियन स्टेटस का करेंगे तो पूर्ण स्वराज कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसलिए ये दोनों नेता जो है वो विरोधी। अब मुस्लिम लीग की जहां तक बात है, तो इस रिपोर्ट में उसको जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो अवशिष्ट शक्तियों को लेकर। मुस्लिम लीग का कहना था कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को नहीं मिलनी चाहिए, इससे केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को मिलनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इन 3 वर्गों ने जो विरोध किया, तो उसमें से एक वर्ग यानी मुस्लिम लीग ऐसा था कि उसके जगह पर जो है अपना विकल्प प्रस्तुत किया। बाकी लोगों ने विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ विरोध दर्ज करा दिया कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक हिसाब से कहिए कि बर्केनहेड ने जो 1926 में और 24 नवंबर 1927 को जो चुनौती दी थी, वो चुनौती सही थी, क्योंकि 3 वर्ग ऐसा था जिसने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। क्लियर? लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि जिन्ना द्वारा मार्च 1929 में, मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। कितना? कि अगर ये मांग कांग्रेस मान लेती है तो हम नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इसको कांग्रेस ने नकार दिया कि आपका जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने नकार दिया, यानी जिन्ना का जो 14 सूत्री डिमांड था उसको कांग्रेस ने नहीं माना। अब प्रश्न ये है कि ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि 14 सूत्र में था क्या चीज। तो बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए आपको 14 सूत्र वर्बली ही हम बता देते हैं और उस पर विचार करेंगे। 14 सूत्र में पहला था कि संविधान परिसंघात्मक हो, फेडरल हो, और उसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को। अर्थात जिन्ना का या मुस्लिम लीग का ये मांग था कि केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाया जाए, प्रांतों को शक्तिशाली। पहला डिमांड तो ये था। दूसरा था कि प्रांतों को एक समान स्वायत्तता, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है उसी को स्वायत्तता दिया जाए, बल्कि हर प्रांत को स्वायत्तता। जैसे आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या कुछ वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष अधिकार प्राप्त था, वैसा विशेष अधिकार सबको। उसके बाद के जितने भी विधानमंडल होंगे उसमें निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किया। बहुत सारे प्रांत ऐसे थे जहां मुसलमानों की आबादी नहीं थी या ऐसी आबादी नहीं थी जिससे उनका प्रतिनिधित्व वहां के विधानसभा में आए, तो ये दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित किया गया।
उस पर मुस्लिम ही लड़ेंगे और जो पहले प्रतिनिधित्व का था वो, और सांप्रदायिक समूहों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए, संयुक्त निर्वाचन का, माने सुरक्षित निर्वाचन का नहीं। पृथक और सुरक्षित में बहुत डिफरेंस है। उसके बाद पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो कोई क्षेत्रीय पुनर्वितरण है वो नहीं किया जाए, क्योंकि ये सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो ऐसा नहीं हो कि भविष्य में जो है आप काट छाट कर करके उसको मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्र आप बना दीजिए। सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। कोई भी विधेयक अगर पारित हो रहा है, उसका एक बहुमत विरोध कर रहा है तो विधेयक पारित नहीं है। किसी समुदाय का बहुमत अगर विरोध कर रहा है तो विधेयक पारित नहीं होगा। उसके बाद सिंध को बंबई से पृथक किया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किया जाए, बहुत काफ़ी पिछड़ा हुआ है वो। उसके बाद जो राज्य सेवाएं होंगी यानी सिविल सर्विस, उसमें मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाए। जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखा जाए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। और जो विधानमंडल में परिसंघ की परिकल्पना है, उसमें राज्यों के सहमति से ही उसको लागू किया जाए और हर राज्य के लिए अपना संविधान जो उससे वो शासित। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कांग्रेस के लिए स्वीकार करना संभव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस यदि मुस्लिम लीग के इन मांगों को स्वीकार कर लेती तो फिर देश में एकता या अखंड भारत की जो परिकल्पना थी कि जितना वर्ग मील है हमारा वो सब का सब एक देश हो, वो संभव नहीं हो पाता। तो फिर तो वही बात होती कि ब्रिटिश से पहले जो भारत का राजनीतिक विखंडन था, तो ब्रिटिश उसी राजनीतिक विखंडन को छोड़ कर करके था। जबकि वास्तविकता ये थी कि अब राष्ट्रवाद जन्म ले चुका था, राष्ट्रीय विचारधारा स्थापित हो चुकी थी और एक देश की परिकल्पना स्थापित हो। तो इसमें समन्वय कर करके ही कुछ बातें बनाई जा सकती थी, एक पक्षीय बात नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग का जो मांग था वो एक प्रकार से एक पक्षीय था और भविष्य में आने पर देश के टूटने का खतरा था। इसीलिए कांग्रेस ने जिन्ना के 14 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया और इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्र दोनों का दोनों फ्लॉप हो साबित हुए। और अंत में जो साइमन कमीशन ने संस्तुति की थी उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी। हम चाहते हैं कि आपका जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम हो उसका हर विषय टच किया जाए। इसी उद्देश्य से इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम एक क्लास के रूप में आपको लेकर चल रहे हैं। अगले क्लास में आधुनिक भारत का मिलेंगे तो कुछ नए विषयों के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।